थोड़ा ध्यान, हमने लास्ट कंप्लीट किया था टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, और टॉर्क की फॉर्मूला क्या थी याद है किसी को? टाउ इज इक्वल टू, लास्ट फॉर्मूला शायद ये आई थी, बीना साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, इसमें बी का मतलब क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट आई क्या था? आई इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद एन था नंबर ऑफ टर्न्स, ए था क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसमें थीटा क्या था? Angle between magnetic field and area vector. एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 का थीटा 90 हो जाता है तो टॉर्क कितना बनेगा? जीरो। क्यों बेटा? साइन, सॉरी, बीना। बीना। साइन 90 वन होता है। ठीक है, तो टॉर्क क्या मिलेगा तुम्हें? मैक्सिमम मिलेगा बीना। लेकिन अगर थीटा 90 से धीमे धीमे कम होने लगता है, समझो 80 70 60 50 40, तो धीमे धीमे टॉर्क की वैल्यू भी कम होती रहेगी। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग भाई, समझो यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ भी एक मैग्नेट है। ये जो है ये समझो नॉर्थ पोल है, ये है समझो साउथ पोल। समझो यहाँ पे हम एक लूप ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, समझो ये जो लूप हमने लिया है इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो मुझे बताओ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो बताओ कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90। तो टॉर्क कितना लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? Yes, sir. अब सर। समझो ये जो मैक्सिमम टॉर्क है उसके बाद टॉर्क की वजह से वो रोटेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वही नॉर्थ से साउथ। अब समझो जो लूप है वो थोड़ा सा रोटेट हो चुका है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो वही है नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा है, तो क्या अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 90 एंगल बनेगा? No, sir. सिंपल बात है, कितना बनेगा? 90 से कम ही बनेगा, मतलब थीटा जो बनेगा वो 0 और 90 के बीच में बनेगा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी बनेगी? बिना साइन थीटा, जो किससे छोटी होगी?
टॉर्क मैक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में अगर हम 90 एंगल पे रखते हैं तो उसमें टॉर्क मैक्सिमम लगता है, लेकिन टॉर्क लगने की वजह से वो रोटेट होगा। जैसे रोटेट होगा उसका एंगल बदलेगा, जैसे एंगल बदलेगा टॉर्क कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये घूमता जाएगा तो घूमते 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 इसका जो टॉर्क की वैल्यू है वो धीमे धीमे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आई बात समझ में? ये बात किसी को डाउट यहाँ तक? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे टॉर्क हर बार मैक्सिमम नहीं लगेगा। हर बार क्या लगेगा इस पे टॉर्क? डिपेंड ऑन एंगल चेंज होता रहेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमें इसको कंप्लीटली फिक्स्ड एंड परमानेंट मैक्सिमम टॉर्क लगाना हो तो क्या करना पड़े? क्योंकि इस सिचुएशन में तो लग रहा है कि इस यहाँ पे जैसी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, लेकिन टॉर्क लगने की वजह से रोटेट करेगा, रोटेट करने की वजह से उसका एंगल बदल जाएगा, एंगल बदलते ही टॉर्क बदल जाएगा। मतलब ये हुआ अगर ये रोटेट करता जाएगा तो उसके पे हर पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू अलग अलग होगी। लेकिन हमको एक ऐसी सिचुएशन बनानी है जैसे कि जब ये रोटेट करने लगे ना तो रोटेट करने के बाद भी टॉर्क फिक्स रहे, टॉर्क बदलना नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे अरेंज करते हैं? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो मैग्नेट है ना उसको अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। मतलब नॉर्थ मैग्नेट को ऐसे नहीं रखते, हम उसको ऐसे रखते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करती है? इस टाइप से। बात समझ में आई है? तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वर्ड देते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में होता क्या है? समझो हमने कोई लूप इसमें अरेंज किया, ठीक है, ये लूप हमने रख दिया, तो उसको कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका अगर एरिया वेक्टर इस तरफ है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी ना वो ऐसे आएगी। तो दोनों में एंगल क्या बनेगा? कितना एंगल बनेगा यहाँ पे? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनेगा यहाँ पे? बोलो। 90। इधर 90 बनेगा तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। अब समझो मैक्सिमम लगने के बाद ये रोटेट कर गया, ये अपना नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये साउथ मैग्नेटिक फील्ड। समझो कि अपना जो लूप है वो थोड़ा सा रोटेट कर गया। तो अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी।
तो अब कितना एंगल बना इसमें? 90 से 90. 90। तो इसका मतलब ये इस सिचुएशन में भी टॉर्क क्या लगेगा? Maximum. मैक्सिमम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये किसी भी पोजीशन पे घूमे, हर बार इसको जो टॉर्क मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द टॉर्क acting on rectangular loop is constant। वो कांस्टेंट कितना होता है? बीना। समझ में आई बेटा बात? मतलब लूप जैसे रखेंगे उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने से घूमेगा, लेकिन घूमने के बाद हर बार मैग्नेटिक फील्ड और सॉरी टॉर्क की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब ये हम यूज कहाँ करते हैं? हम बोलेंगे this phenomenon is used to prepare galvanometers। देखें तुम लोगों ने गैल्वेनोमीटर? हाँ सर. गैल्वेनोमीटर में कैसा होता है? करंट पास करने से हमें उसका पॉइंटर है ना ऐसा दिखा देता है, इतना करंट पास हो पाता है, उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है, फिर 20 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, और जैसे हम करंट बंद कर देते हैं वो पॉइंटर वापस अंदर आ जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि पॉइंटर घूमता कैसे है, अंदर ऐसा क्या होता है जो पॉइंटर घूमेगा। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा। एक बार ये पूरा खाली लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, पूरा ध्यान। आवाज आ रही है बेटा क्लियर? हाँ सर. हाँ सर। Hello friends, welcome back to our channel Physics and Animation. Here in this video, we are going to talk about the working of permanent magnet moving coil galvanometer.
What is galvanometer? Galvanometers is an electromechanical instrument used for detecting and indicating an electric current. It is a sensitive electromagnetic device which can measure low currents even of the order of a few microamperes. Galvanometers works as an actuator by producing a rotary deflection in response to electric current flowing through a coil in a constant magnetic field. Now let's talk about the constructional detail of the permanent magnet moving coil galvanometer. Permanent magnet moving coil galvanometer is made up of a two concave permanent magnet, where magnetic field is directed from north to south. इसमें डायग्राम को ध्यान से देखो, नॉर्थ और साउथ में रेडियल है, रेडियल मतलब सर्कल टाइप किया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख लो कैसे जा रही है। क्लियर? अच्छा, आवाज जो है वो मिक्स तो नहीं हो रही, क्लियर आ रही है ना? हाँ सर, क्लियर है। South, and rectangular coil that has many turns, usually made of thinly insulated or fine copper wire, is wounded on a metallic frame which is pivoted from both the ends. The coil is free to rotate about a fixed axis. This whole arrangement consists of two phosphor bronze hair-like springs. The first one is connected to a upper pivoted free end of the coil, and second spring is connected to the bottom pivoted free end of the coil. ये स्प्रिंग लगा के रखिए, ऊपर भी और नीचे भी। स्प्रिंग का बेसिक रीजन क्या होता है कि जब हम करंट पास करते हैं तो गैल्वेनोमीटर है ना डिफ्लेक्शन दिखाता है, लेकिन करंट जैसे बंद कर देते हैं तो वो पॉइंटर वापस आ जाता है। तो वापस आने के लिए स्प्रिंग का होना बहुत जरूरी है। And both of these springs are fixed from the other end by the help of a binding screw. A cylindrical soft iron core is symmetrically positioned inside the coil to improve the strength of the magnetic field and to make the field radial. There is a very important reason for keeping the magnetic field radial, which we will talk about later in this video during the working of a galvanometer. Also, the pointer is mounted on a pivoted coil for measuring the angular deflection in the coil, and two ends of the coil are connected to the two terminals of the galvanometer. Principle of permanent magnet moving coil galvanometer. Permanent magnet moving coil galvanometer works on the principle that current carrying coil placed in a magnetic field experiences a torque. When the current is allowed to pass through the coil, current starts flowing from A to B in the left arm of the coil and from C to D in the right arm of the coil. As we can see in the animation, that in the arm AB, direction of the current is upward, and in the arm CD, direction of the current is downward, while the direction of magnetic field is from north to south for both the arm AB and BC. Therefore, according to the left-hand Fleming rule, two couple of forces or torque starts acting on a coil, which will help in rotating of a coil and causes angular deflection of the pointer. At this time, hairspring comes into play and creates counter torque to resist any extra unnecessary deflection or damage of a very sensitive pointer, and always ensures the proper functioning of the galvanometer. Corresponding calibrated scale is provided for converting the angular deflection of a pointer in a microamperes. Now let's यहाँ पे ध्यान से देखना, पॉइंटर के ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है। जब करंट पास होता है तो पॉइंटर राइट या लेफ्ट की तरफ जाता है, जैसे करंट बंद होता है स्प्रिंग उसको वापस अपनी जगह पे ले आती है। Got it? try to understand that why this radial magnetic field is needed. Here we have used concave shaped magnets to provide radial magnetic field, but why? Let's explore it. As we all know, equation of the torque in this case is NIAB sin theta.
where n represents number of turns, I is the current, and theta is the angle between the magnetic field B and the area vector, which is always normal to the plane of the rectangular coil. It's very clear that sin theta for an angle of 90 degree is always 1. Let's move to the top view and try to analyze it. Now we can see that because of the radial magnetic field, for each and every positions of the coil, magnetic field and the area vector are at right angle, or theta equals 90 degree. Therefore, radial magnetic field provides constant torque irrespective of the rotation of the coil. This makes the deflection directly proportional to the current. Because N, A and B was already constant and now theta also becomes constant, that's why now current I is the only variable, which makes it easy to calibrate the instrument for the measuring purpose. Thanks for watching, friends.